जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 समाज शास्त्र और समाज शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये नजर आ रहे हैं। ठीक है। और आज हमारी रहने वाली है दोस्तों टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट, यानी पहली टेस्ट सीरीज रहने वाली है। और बोर्ड पेपर में छपने वाले प्रश्न देखने वाले दोस्तों अब की बार 100 पार। ये मेरी फर्स्ट क्लास ही है दोस्तों। इस प्रकार से मैं 10 क्लास से दूंगा दोस्तों, लेकिन आपका सपोर्ट कितना रहता है, आप कितना सपोर्ट करते हैं, कितने वीडियो को शेयर करते हैं। अगर अच्छे व्यू आएंगे तो मैं बिल्कुल दोस्तों 10 से भी ज्यादा क्लास दे दूंगा। ठीक है, आप सभी सपोर्ट करना। ओके, चलो तो आज हमारी टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट है। और दोस्तों सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए हैं। और आज हमारी टेस्ट सीरीज फर्स्ट है, इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं और यहां से पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप सभी अच्छे से वीडियो को शेयर करना और जो भी चैनल पर नए हैं तो लाइक कर देना दोस्तों। देखो, जीत और हार ये आपके सोच पर निर्भर करती है। ठीक है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे मत सोचो कि मैं ये कल देख लूंगा वीडियो या कल याद कर लेंगे, कल उतार लेंगे। ऐसा तुरंत करो इनको याद दोस्तों कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों कल पर नहीं छोड़ना है काम को। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन है। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन है, या फिर डायरेक्ट भी अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन है, तो देखो, तो इसमें आपको क्या करना है, राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन है दोस्तों, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद दोस्तों राष्ट्रवाद के क्या है, जन्मदाता है। ठीक है, उपनिवेशवाद। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, देखो बाकी अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आए, पर्सन डायरेक्ट पूछ ले कि राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन है, तो फिर क्या करना, उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद देखो आपको याद रखना है। अगर डायरेक्ट पूछे कि राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाए, तो उस अगर भारत में राष्ट्रवाद के जन्मदाता पूछे तो फिर हमें राजा राममोहन राय करना है। क्या करना है, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जो है भारत में राष्ट्रवाद के जन्मदाता हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इंग्लैंड के राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन थे, तो वो थे नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन थे। तो यहां पर भारत में राष्ट्रवाद के जन्मदाता पूछे तो हमें क्या करना है, राजा राममोहन राय। राष्ट्रवाद के जन्मदाता उपनिवेशवाद, पर्सन डायरेक्ट पर्सन पूछा जा सकता है दोस्तों, राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन है, उपनिवेशवाद। अब राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति की उच्चतम जो निष्ठा है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाती है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, तो हम लिख सकते हैं मध्यम वर्ग का उदय, ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद, इस तरीके से। देखो याद रखना, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, उपनिवेशवाद प्रश्न पूछा जा सकता है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद यानी किसी शक्तिशाली देश द्वारा, ठीक है, किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी भी कमजोर देश पर आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उस पर अधिकार कर लेना, क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। पहले भारत जो है वो किसका, यानी इंग्लैंड ने जो है भारत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो याद रखेंगे उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश से आप क्या समझते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने यहां पर बताया राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन है, तो उपनिवेशवाद। दूसरा है कि समाज शास्त्र समाज के किस अध्ययन पर आधारित है, और यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने लिए ये पेपर के लिए दोस्तों, मोस्ट है, याद करना आप सभी। समाज शास्त्र समाज के किस अध्ययन पर आधारित है, बताओ दोस्तों, बताओ। समाज शास्त्र समाज के किस अध्ययन पर आधारित है, तो याद रखना सुव्यवस्थित, या फिर हम कह सकते हैं वैज्ञानिक। ठीक है, सुव्यवस्थित या वैज्ञानिक, याद रखना सुव्यवस्थित या वैज्ञानिक अध्ययन पर, समाज के किस अध्ययन पर आधारित है, तो वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र समाज के किस अध्ययन पर आधारित है, तो सुव्यवस्थित या वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। याद रखना दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अन्य विषयों के अपेक्षा समाज शास्त्र अलग विषय क्यों है, देखो बिल्कुल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जे लो। ठीक है, कि अन्य विषय के अपेक्षा समाज शास्त्र अलग विषय क्यों है। ठीक है, अन्य विषय के अपेक्षा समाज शास्त्र अलग विषय क्यों है, क्योंकि समाज के बारे में बिना पढ़े हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ई वजह। ठीक है, तो समाज के बारे में, यानी समाज के बारे में हमें बिना पढ़े ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसीलिए जो है वो समाज शास्त्र अलग विषय है। ठीक है, तो अन्य विषयों के अपेक्षा समाज शास्त्र अलग विषय क्यों है, क्योंकि समाज शास्त्र को हम बिना पढ़े, यानी वैसे हमें समाज का नॉलेज यानी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि समाज के बारे में बिना पढ़े में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये लिखना आपको। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है। समाज शास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा क्या कहलाती है, बिल्कुल समाज शास्त्र की जो स्वाभाविक मुद्रा है वो क्या कहलाती है, बताओ दोस्तों, बताओ जल्दी बताओ। समाज शास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा क्या कहलाती है, बताओ जल्दी बताओ। आपके सामने ऑप्शन इस तरीके से दिए होंगे, बताओ
लौकिक, गतिशील या फिर और तुलनात्मक, तो आपको करना ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समाजशास्त्र की जो सहभागी मुद्रा है वो क्या कहलाती है? तुलनात्मक। क्या कहलाती है? तुलनात्मक। याद रखना, समाजशास्त्र की सहभागी मुद्रा क्या कहलाती है? तुलनात्मक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखो, आगे क्या पूछ है, ये देखो, एसे ओन पॉपुलेशन, यहां पर देखो एसे ओन पॉपुलेशन, ये किसकी रचना है? ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। ऐसे ओन पॉपुलेशन किसकी रचना है? तो ये हमारी रचना है मार्क्स की। किसकी है? मार्क्स। याद रखना दोस्तों, मार्क्स। ऐसे ओन पॉपुलेशन किसकी रचना है? मार्क्स की रचना है। और इसी से एक क्वेश्चन मुझे याद आया दोस्तों, एक वो रचना वो भी पूछी गई थी, वो यहां पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, शायद क्वेश्चन नहीं लिया, देखो वो रचना मैं बोल रहा हूं, याद रखना। कास्ट एंड रेस, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, यह पुस्तक किसकी है? तो यह गोविंद सहाय घुरी है। ठीक है, गोविंद सहाय घुरी है। देखो नाम मैं लिख रहा हूं दोस्तों, गोविंद, ठीक है, सहाय, इसके अलावा घुरी, ये नाम है दोस्तों। तो ये याद रखना, इनकी प्रमुख रचना है। मैंने क्या बोली? कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये रचना किसकी? ये पुस्तक किसकी है? तो इनकी है गोविंद सहाय घुरी की। याद रखना, पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके बाद है, देश के किस राज्य में लिंगानुपात निम्न है? अब दोस्तों बताओ, यानी किस राज्य में जो है वो लिंगानुपात निम्न है, यानी कहने का मतलब है वहां पर लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, हमारे बताओ सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? हमें न्यूनतम पूछा है। सर्वाधिक आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात का दोस्तों पंजाब का नहीं, हमें हरियाणा करना है। हरियाणा का है दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात। ठीक है, देश के किस राज्य में लिंगानुपात निम्न है? तो हरियाणा में लिंगानुपात निम्न है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला, जहां ज्यादा, यानी साक्षरता का मतलब क्या होता है? साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे। लिंगानुपात का मतलब समझ गए ना? लिंगानुपात से क्या तात्पर्य? लिंगानुपात से क्या समझते हैं? प्रश्न पूछा था, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, लिंगानुपात का मतलब वहां पर लड़कियों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, लिंगानुपात। ठीक है, जिसमें सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। अब यहां पर क्या पूछा आगे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। साक्षरता का मतलब हो गया पढ़े लिखे लोग, जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उसे साक्षरता के श्रेणी में रखा गया है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो वो है केरल। कौन सा राज्य प्यारे मित्रों? केरल, केरल, केरल। याद, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? केरल। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, इसका और मुझे बताएंगे दोस्तों। मैंने क्या क्या पूछे प्रश्न? मैंने सबसे पहले पूछा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम तो मैंने बता दिया हरियाणा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है ये मुझे बताना है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है ये भी मुझे बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे मैंने आपको। चलो, जनसंख्या समृद्धि का अर्थ क्या है? जनसंख्या समृद्धि का अर्थ क्या है ये पूछा है मैंने। तो जनसंख्या समृद्धि का अर्थ है दोस्तों, जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर है वो है जनसंख्या समृद्धि। ठीक है, कि जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी हो रही है, तो इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वही तो है जनसंख्या समृद्धि। याद रखना, जनसंख्या समृद्धि का अर्थ है जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर। इसके बाद देखो, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना दोस्तों, इसमें से देखो एक प्रश्न तो आपके सामने ये इंपॉर्टेंट है, एक ये 5वां क्वेश्चन तो आप अच्छे से पढ़ना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और ये छठा भी इंपॉर्टेंट है, छठा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद, वैसे तो सब याद करने हैं, लेकिन और भी दोस्तों मोस्ट है ये क्वेश्चन, 5वां, छठा और ये 7वां भी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये 9वां क्वेश्चन मैंने लिया, 9वां, ये भी आप अच्छे से याद करना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना। पता होगा? नहीं पता? 1873 में हुई थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। किसने की? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। गोविंदराव फुले ने 1873 में सत्यराज शोधक की स्थापना की थी। नहीं समझ में आई हो? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ओहो हो, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात की दोस्तों। क्या पूछा? 9वां क्वेश्चन, 1873 आपको करना है। किसने की? आप लिखेंगे ज्योतिराव या गोविंदराव। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने कब की? 1873 में। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने की थी। यह भी प्रश्न मस्ट है, याद रखें। सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था। सबके लिए एक जाति,
एक धर्म और एक ईश्वर का डरा। अब हाँ ठीक है, देखो 10वें का आंसर बताओ जल्दी से, कौन होगा? वही है नारायण गुर्जर। तो बिल्कुल आपको क्या करना होगा इसका आंसर? नारायण गुर्जर। नारायण मिल गया रे मन। तो देखो सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था नारायण गुर्जर ने। ये भी प्रश्न याद रखना, अच्छे से भूलना मत दोस्तों। आगे देखो, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ 11वें का आंसर जल्दी बताओ कमेंट में बॉक्स में। नहीं पता है? द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना दोस्तों, कौन है लेखक? आपको याद रखना M.N. श्रीनिवासन। M.N. श्रीनिवासन, बोलो M.N. श्रीनिवासन। M.N. श्रीनिवासन दोस्तों द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज नामक पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। आगे देखो, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कितने प्रकार हैं? अब वर्ण व्यवस्था कितना वर्ण है बताओ? सबने बेरो है, 4 वर्ण है। कौन कौन से हैं? कहां गया भाई? इसका आंसर क्या करना है? 4 वर्ण है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है दोस्तों, जिसमें सबसे श्रेष्ठ माने गए ब्राह्मण। ठीक है, और ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वो माना जाता है कि देवीय व्यवस्था से हुई है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, जाति व्यवस्था का मूल आधार क्या है? जाति, इसका प्रमुख मूल आधार है जन्म। जाति व्यवस्था का मूल आधार क्या है? जाति व्यवस्था का मूल आधार है दोस्तों जन्म। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अंत किया गया? तो अनुच्छेद नंबर है आपके सामने 17। अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 कहते हैं दोस्तों, याद रखना। जाति व्यवस्था के मूल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अंत किया गया? तो वो अनुच्छेद नंबर 17 कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 17। चलो इसके बाद देखो 15वां, एनालॉजी ऑफ रिलीजन। एनालॉजी ऑफ रिलीजन नामक पुस्तक किसकी है? अरे दोस्तों लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से। एनालॉजी ऑफ रिलीजन नामक पुस्तक किसकी है? जल्दी बताओ किसकी है? याद रखना, नाम आता है उनका, जोसेफ बटलर। जोसेफ बटलर की है। एनालॉजी ऑफ रिलीजन नामक पुस्तक किसकी है? जोसेफ बटलर। चलो तो दोस्तों 15 क्वेश्चन हो गए। अब देखो 16वां, महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता को क्या कहकर पुकारा गया? महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्य को क्या कहकर पुकारा गया? तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा था हरिजन। ठीक है, क्या कहकर पुकारा था? हरिजन कहकर पुकारा था दोस्तों, याद रखना। पूर्वाग्रह शब्द का अर्थ है, पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पूर्ण निर्धारित विचार रखना या विचार करना, क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह शब्द का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पूर्व निर्धारित विचार करना, क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बताओ, भारतीय संविधान का शिल्पकार। तो आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव। भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, याद रखना। ठीक है, भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय नागरिकता को सूचना का अधिकार दिया गया था। हाँ, कब दिया गया था बताओ? ये पूछा है 2005। ठीक है, भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया था 2005 में। ठीक है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 2005 में। पूछा जा सकता है दोस्तों। भारत के किन्हीं 2 जनजातियों के नाम लिखिए। कोई 2 आप लिख सकते हो, जैसे भील जनजाति हो गई, मीणा जनजाति हो गई, कोई भी 2 जनजातियां हैं। तो दोस्तों ये प्रमुख आपके सामने मैंने 20 क्वेश्चन लिखे। अब आप सभी कह रहे थे अगर आप दोस्तों हमारे द्वारा लिखित हस्तलिखित सीरीज खरीदना चाहते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है, इनकी अगर आपको सीरीज चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज मिल जाएगी। अगर समाजशास्त्र की सीरीज अभी तैयार हो रही है दोस्तों, उसकी प्राइस 30 रुपये है। सीरीज की प्राइस 30 रुपये रहेगी। बाकी नोट्स बुक लेना चाहते हैं, नोट्स बुक 3 सब्जेक्ट की मिलेगी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री।
इन 3 सब्जेक्ट की नोट्स बुक मिलेगी, इनकी प्राइस 50 रुपए है, बाकी की सीरीज मिल जाएगी आपको, प्राइस 30 रुपए रहेगी, ठीक है। तो मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मिलेगी चैप्टर वाइज पीडीएफ के रूप में। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन देखे आपके सामने 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इनको अच्छे से याद करना। ओके चलो मन लगे था वीडियो समझ में आई हुई, अच्छा लगी हुई, अच्छा लगे ना सबने। अब ये तरीकों दोस्तों था के सामने जो है प्रमुख 10 या 12 क्लास लेकर बोला, लेकिन तब सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, कल हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 2 आवेगी। ओके चलो।